ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कानून को चुनौती देने के मामले में आज सुनवाई होनी है। चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज होगी। अंतरिम आदेश देने पर दलीलों को भी सुनेगा सुप्रीम कोर्ट। और आपको बता दें कि सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट में संक्षिप्त नोट दाखिल किया जाएगा। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है संक्षिप्त नोट, और पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने संक्षिप्त नोट दाखिल करने का आदेश दिया था। आपको बता दें कि सीजीआई बीआर गवई और जस्टिस एसजी मसीह की बेंच अब सुनवाई करेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं वक्फ संशोधन बिल को लेकर के, जहां सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। बता दें कि कानून को चुनौती देने के मामले में आज ये सुनवाई होगी। चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। और इसी बीच एक और बड़ी खबर मोतिहारी से सामने आ रही है, जहां आरजेडी नेता शंभू गुप्ता अफीम तस्कर करते पकड़े गए हैं। अफीम के साथ आरजेडी नेता गिरफ्तार किए गए हैं। 1 करोड़ की अफीम जब्त की गई है। तो अफीम के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार किए गए। आरजेडी अति पिछड़ा वर्ग का नेता है, पूर्वी चंपारण का जिला अध्यक्ष है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि नेपाल से ये अफीम की तस्करी करता था। यूपी दक्षिण बिहार में भी सप्लाई करता था। बड़ी खबर बता रहे हैं, शंभू गुप्ता की गिरफ्तारी हुई है। अफीम के साथ अफीम तस्करी को लेकर के शंभू गुप्ता की गिरफ्तारी हुई है। आरजेडी का नेता ये बताया जा रहा है, और 1 करोड़ की अफीम जब्त की गई है। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता अविनीश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनीश, क्या कुछ जानकारी इनको लेकर के मिल पा रही है? कब से ये अफीम की तस्करी करते थे और कितने लोग और इसमें संलिप्त हैं? बिल्कुल, देखिए, आरजेडी के नेता हैं और पूर्वी चंपारण जिले के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं शंभू गुप्ता। 1 करोड़ के अफीम के साथ वो पकड़े गए हैं। उनके साथ यूपी और बांका का 2 व्यक्ति और पकड़ा गया है। और ये नेपाल से अफीम की बड़ी खेप लाते थे और बिहार और यूपी सहित कई जगहों पर इनकी ये सप्लाई करवाते थे। तो आरजेडी के नेता हैं, आरजेडी से जुड़े हैं, आरजेडी के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला के अध्यक्ष हैं। और वैसी स्थिति में इतने बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की है। कोटवा थाने इलाके में इनको गिरफ्तार किया है, तीनों को। और तीनों बड़े अफीम के तस्कर हैं। देखिए, सूखे नशे के खिलाफ में पुलिस बड़ी कार्रवाई कर रही है। और इसी कड़ी में इस बार आरजेडी के नेता और पार्टी से जुड़े लोग हैं, जो पार्टी के जो है समर्पित कार्यकर्ता है, लेकिन वो पार्टी के आड़ में वो अफीम की बड़ी तस्करी करते थे। ये पुलिस को चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने इनकी पूरी कुंडली खंगाली। 3 जगहों 3 थानों में पहले से ही इन पर मुकदमा दर्ज है। और धौंस दिखाकर ये जो है अफीम की तस्करी भी करते थे, स्मगलिंग करते थे। वो इनके बारे में कोई बोलता नहीं था, और बोलता था तो उनके साथ ये मारपीट भी जैसी वारदात करते थे। इसलिए 3 थानों में के खिलाफ में मारपीट सहित अन्य कई मुकदमे दर्ज है। लेकिन इस बार पुलिस के चुंगल में ये फंस गए हैं और 1 करोड़ की अफीम के साथ जो है इनको गिरफ्तार किया गया है मोतिहारी के कोटवा थाने इलाके में। ठीक है अविनीश, आप नजर बना के रखिए, अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तथा शंभू गुप्ता पूर्व मुखिया पेशर चंद्रदेव साकी वार्ड नंबर 15 जितौरा थाना मधुबन जिला पूर्वी चंपारण। बराबर सामानों की सूची है 4 केजी अफीम, 55,000 रुपया तथा 4 मोबाइल फोन। इस कांड में संलिप्त अन्य अपराधियों के विरुद्ध निरंतर रेड छापामारी की जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पटना में सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। सीएम आवास में हुई इस मुलाकात को आगामी चुनाव के नजरिए से बेहद ही खास माना जा रहा है। वहीं अब मुलाकात पर सियासत भी तेज हो गई है। बिहार की राजनीति में ये तस्वीर सुबह से लगातार घूम रही है। ये तस्वीर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान की मुलाकात की है। दोनों के चेहरों पर दिख रही मुस्कुराहट वाली इस तस्वीर को अगले चुनाव के नजरिए से बेहद खास माना जा रहा है। मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है सर? काफी विषय हैं, उन तमाम बातों को लेकर उनसे चर्चा हुई। मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है सर? काफी विषय हैं, उन तमाम बातों को लेकर उनसे चर्चा हुई।
इस मुलाकात के दौरान जमुई से एलजेपी आरवी के सांसद अरुण भारती और नीतीश सरकार के मंत्री विजय चौधरी भी शामिल रहे। मुलाकात पर एलजेपी आरवी सांसद अरुण भारती ने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ बिहार के मुद्दों पर बातचीत हुई है। सीएम ने चिराग पासवान को उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी और आशीर्वाद दिया है। उन्होंने आगे आने वाले भविष्य के लिए भी, उनको जिम्मेदारी के लिए भी उन्होंने उनको बहुत आशीर्वाद दिया है। मुलाकात की ये तस्वीर जैसे ही सामने आई, सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई। एनडीए के बीच सिर्फ फुटबॉल मचा हुआ है। मुख्यमंत्री के कई दावेदार हैं। आरजेडी और कांग्रेस के नेता अपने अपने तरीके से इस तस्वीर के मायने बताने में जुट गए हैं। साझेदार हैं तो हिस्सेदारी तो मिलेगी ही, लेकिन कितनी मिलेगी? चाचा कहीं फिर भतीजा को पुरानी हालात में न ला दे। वहीं बीजेपी और जेडीयू नेताओं का कहना है कि चिराग पासवान एनडीए के अहम पार्टनर हैं और नीतीश कुमार बिहार में गठबंधन का चेहरा है। ऐसे में मुलाकात हुई है तो ये अच्छी बात है। बिहार के कैप्टन नीतीश कुमार जी हैं और चिराग पासवान उसके एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, तो आपस में टीम के लोग मिलते रहते हैं, वो मिले हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। 2020 में चिराग पासवान एनडीए से अलग लड़े थे, जिसका नुकसान चिराग के साथ ही जेडीयू को भी उठाना पड़ा था। अब जबकि दोनों साथ हैं, तो सवाल है कि नीतीश चिराग का कॉम्बिनेशन क्या विपक्ष का बढ़ गया टेंशन? न्यूज़ 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी में बड़ा उलटफेर हो सकता है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने यह संकेत दिया है कि प्रदेश अध्यक्ष के पद से जगदानंद सिंह की विदाई होगी और 21 जून को आरजेडी के नए प्रदेश अध्यक्ष के पद पर मुहर लग सकेगी। शक्ति सिंह यादव ने यह भी कहा कि 5 जुलाई को पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव होगा। आरजेडी में होने वाले इन बदलाव की सुगबुगाहट पर अब सियासत तेज हो गई है और विरोधी सवाल पूछ रहे हैं कि अब जगदानंद सिंह का क्या होगा। जगदानंद सिंह की जगह पर कोई और होने वाला है राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश अध्यक्ष। ये हम नहीं कह रहे, इस बात का संकेत दिया है आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने। शक्ति के संकेतों को समझें तो ये प्रदेश अध्यक्ष के पद से जगदानंद सिंह की विदाई होगी और 21 जून को आरजेडी के नए प्रदेश अध्यक्ष के पद पर मुहर लग जाएगी। उसके पहले जिला, प्रखंड, पंचायत और बूथ स्तर पर चुनाव हो जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी जी के नेतृत्व में, लालू जी के मार्गदर्शन में 1 करोड़ का लक्ष्य रखा था, लेकिन 1 करोड़ से अधिक 1 करोड़ 7 लाख लगभग सदस्य बनाए गए। एक बड़ी छलांग है, एक बड़ी लकीर है तेजस्वी। आरजेडी की ओर से कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य कारणों से जगदानंद सिंह की जगह पर पार्टी को कोई और प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा, जिस पर जेडीयू ने पलटवार करते हुए पूछा है कि यदि ऐसा है तो फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद क्यों नहीं हटाए जाते? उनका भी तो स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। और उन्हें हटाने का आधार क्या दिया जा रहा है कि वो उम्र दराज हो गए हैं, बीमार रहते हैं, जबकि राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी उनसे ज्यादा बीमार रहते हैं और उम्र दराज भी हो गए हैं, तो उन्हें क्यों नहीं हटाया जा रहा है? बीजेपी के प्रवक्ता कुंतल कृष्णा कहते हैं कि आरजेडी कुछ वर्गों को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता। जीवन भर रघुवंश बाबू ने राजद और राजद की लीडरशिप के लिए तन मन धन तीनों ने उछावर किया और अंत समय में राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल का प्रथम परिवार लालू जी, उनके युवराज, अंत समय में रघुवंश बाबू को 1 लोटा पानी भी देना इन लोगों ने मुनासिब नहीं समझा। जगदानंद सिंह पिछले साल हुए उपचुनाव के बाद से पार्टी ऑफिस नहीं आ रहे हैं। ऐसे में उनको लेकर काफी दिनों से कयासबाजी चल रही थी। शक्ति यादव के बयान के बाद ये साफ हो चुका है कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष के पद से जगदा बाबू की विदाई तय है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी बीच पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां वार्ड पार्षद के बेटे को गोली लगी है। ज्ञानवती देवी के बेटे को गोली लगी है। गोली कैसे लगी, इसकी जांच जारी है। गंभीर हालत में अस्पताल में इलाज जारी है। राजापुर पुल के पास संदिग्ध हालत में गोली लगी है। बड़ी खबर आपको बता रहा है राजधानी पटना से, जहां
वार्ड पार्षद के बेटे को गोली लगी है। ज्ञानवती देवी के बेटे को गोली लगी है। हालांकि गोली कैसे लगी है इसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। पुलिस हर तरफ हर एंगल से जांच कर रही है कि आखिर ये गोली लगी तो आखिर कैसे लगी है। लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल अस्पताल में इलाज जारी है। राजापुर पुल के पास संदिग्ध हालत में गोली लगी हुई मिली। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता संजय इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, क्या जानकारी मिल पा रही है? वार्ड पार्षद के बेटे को कैसे गोली लगी है? जी देखिए, किन परिस्थितियों में गोली लगी है ये पता नहीं चल पाया है। पुलिस भी मान रही है कि संदिग्ध परिस्थिति में गोली लगी है। हालांकि आनंद फानन में राजापुर पुल जो इसके पूरी थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ एक निजी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। अन्नी को सीने में गोली लगी है और उसकी हालत काफी गंभीर बनी हुई है। पुलिस को घटना की सूचना दिए बगैर परिजन उसे हॉस्पिटल लेकर गए थे और फिलहाल पुलिस को सूचना दी गई है हॉस्पिटल की तरफ से और पुलिस पूरे मामले की छानबीन में लगी है। हालांकि क्रिटिकल कंडीशन है, इसलिए पुलिस भी पेशेंस बरत रही है और परिजनों से पूछताछ के बाद फिलहाल इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि उसकी स्थिति जो है सुधर जाए। संजय, क्योंकि देखिए किसी जनप्रतिनिधि के बेटे को गोली लगी है तो ऐसे में वार्ड पार्षद का क्या किसी के साथ दुश्मनी था? क्या रंजिश में गोली मारी गई है या क्या कोई जानकारी मिल पाई? देखिए, वो सिर्फ इतना बता पाई है कि वो घर से बाहर निकला था और थोड़ी देर में ही वो लौटा तो पता चला कि उसे गोली लग गई है। फिलहाल डॉक्टर उसके इलाज में लगे हुए और देखना होगा जब पुलिस तफ्तीश करती है और फिर वार्ड पार्षद की तरफ से जब बयान आता है तो क्या सच्चाई जो है वो निकल कर सामने आती है। ठीक है संजय, आप नजर बना के रखिए, अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और देखिए, चुनावी साल में बिहार में अपराध पर सियासत गरमाई हुई है। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर नीतीश सरकार को अपराध के मुद्दे पर घेरा तो बीजेपी ने वीडियो जारी कर बिहार के बुरे दौर की याद दिलाई। अपराध पर बिहार में सियासत आर पार की अब दिख रही है। तो ये बहुत ही भयावह स्थिति है। शाम 6 बजे के बाद दुकान खुला रखना तो छोड़ो, घर के बाहर निकलने में भी डर लगता था। चुनावी साल में बिहार में एक बार फिर अपराध पर सियासत हाई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में अपराध को लेकर नीतीश सरकार पर बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने एनसीआरबी के आंकड़ों का जिक्र करते हुए दावा किया, बिहार में 20 साल में 60,000 मर्डर और 25,000 रेप की घटनाएं हुई हैं। बिहार में अपराधी पूरी तरह बेलगाम हो चुके हैं। पुलिस जो है एक्टिव होती है तब जाकर के गिरफ्तारी का एक प्रेस रिलीज जो है जिला में जारी किया जाता है। तो ये बहुत ही भयावह स्थिति है और इसलिए हम कह रहे हैं कि बीजेपी हो जदयू हो शासन में, इन लोगों को बिहार और बिहारियों से कोई मतलब नहीं है। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई से मतलब नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य, किसी से कोई मतलब नहीं। अपराध पर तेजस्वी के बयान के बाद बीजेपी ने एक वीडियो जारी कर आरजेडी को करारा जवाब दिया है। बीजेपी की तरफ से जारी दूसरे वीडियो में एक बार फिर बिहार के बुरे दौर की याद दिलाई गई है। शाम 6 बजे के बाद दुकान खुला रखना तो छोड़ो, घर के बाहर निकलने में भी डर लगता था। अरे बाबू, जंगल राज था, जंगल राज, जिसे हम ना भूले हैं ना भूलने देंगे। अपराध पर बिहार में सियासी संग्राम जारी है। तेजस्वी यादव के बयान के बाद बीजेपी और जेडीयू ने तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला। बीजेपी और जेडीयू ने तेजस्वी यादव को खूब खरी खोटी सुनाई। वो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, अपने माता पिता के जंगल राज पे पर्दा डालने के लिए इस तरह की झूठी बयानबाजी करते हैं, झूठा अफवाह फैलाते हैं। नीतीश राज्य में, एनडीए की सरकार में कानून व्यवस्था लगातार पटरी पर आ रही है। तेजस्वी यादव जी की अपनी कोई राजनीतिक पहचान नहीं है। अनुकंपा के आधार पर राजनीति में है। लालू जी के प्रतिनिधि मात्र है। जब काम करने का मौका मिला, ये भी अपने ही माता पिता के शासनकाल की तरह राजनीतिक रूप से अनैतिक कामों में लग गए। अपराध पर बिहार में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ तेजस्वी बार बार नीतीश सरकार पर अपराध को लेकर सियासी वार कर रहे हैं, तो एनडीए आरजेडी को 2005 के पहले के शासनकाल की याद दिला रही है। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता संजय कुमार, शैलेंद्र कुमार और धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। कानून व्यवस्था को लेकर के बिहार सरकार पर तेजस्वी यादव के आरोप पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने पलटवार किया। विजय सिन्हा ने कहा कि नीतीश सरकार में कानून का राज स्थापित है और अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है।
नेता प्रतिपक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका ट्विटर से और घर में बैठ करके नहीं निभाई जाती है। फील्ड में जा करके पीड़ित परिवार से मिलें और लोगों के बीच जाएं, तब पता चलेगा कि कानून का राज स्थापित है या नहीं, एक्शन हो रहा है या नहीं, और इस तरह के अपराध के मानसिकता को जो उनके द्वारा पोषित किया जा रहा है उस पर कार्रवाई भी हो रही है। सर्वदलीय डेलीगेशन में शशि थरूर को चुने जाने पर कांग्रेस विरोध कर रही है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए क्या कहा कि शशि थरूर कांग्रेस के नहीं है, क्या कांग्रेस उन्हें अपना नहीं मानती है? ये पहली बार है कि कांग्रेस अपने ही नेता के चुने जाने का विरोध कर रही है। ये चुनना भारत की सरकार का ही ये अधिकार है। हर पार्टी से लोग लिए जा रहे हैं। आश्चर्य इस बात की हो रही है कि क्या शशि थरूर कांग्रेस के नहीं है? क्या शशि थरूर को कांग्रेस के लोग कांग्रेसी नहीं मानते? अभी तो कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव लड़े थे शशि थरूर जी, तो कांग्रेस को तो खुश होना चाहिए। पहली बार मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस के अंदर ही कई कांग्रेस है। बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने राहुल गांधी के दौरे पर बयान दिया है। अखिलेश सिंह ने कहा कि राहुल गांधी नालंदा में अति पिछड़ा सम्मेलन करेंगे। राहुल गांधी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के दबाव की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जातीय जनगणना कराने का ऐलान किया। गांधी नालंदा में आ रहे अति पिछड़ा सम्मेलन की घोषणा की गई, तो राहुल गांधी जी तो आएंगे, सामाजिक न्याय की लड़ाई वो यहाँ लड़ना चाहते हैं पूरे देश में। उनके दबाव में भारत सरकार को जातीय जनगणना कराना पड़ रहा है, तो वो आगे मजबूती प्रदान करेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान सिवान में है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए आर्मी जवान राम बाबू सिंह के पैतृक गांव वासिलपुर में शहीद के परिवार से मुलाकात कर आर्थिक सहायता दी। वहीं सरकार से पीड़ित परिवार के लिए नौकरी और व्यवस्था को लेकर के सहयोग करने की अपील भी की है। चिराग पासवान ने कहा कि उन पर सबको गर्व है। दूसरे की रक्षा करते हुए उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। तरीके से परिवार ने एक अपने सदस्य को खोया है। यकीनन उसकी भरपाई कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता और शायद उनके दुख का हम लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। पर मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, अपनी सरकार की तरफ से बस परिवार को ये संदेश देने आया कि हम सब इस दुख की घड़ी में, और सिर्फ हम ही नहीं, हमारी सरकार ही नहीं, देश की 140 करोड़ जनता आज उनके साथ है। और देखिए, चुनाव से पहले आरजेडी अब लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर है। आरजेडी ने नीतीश कुमार पर सोशल मीडिया एक्स के जरिए पोस्ट कर हमला बोला है। नीतीश कुमार को झूले लाल बताया है। जेडीयू ने बताया कि भगवान का अपमान आरजेडी पर निशाना अब जेडीयू की तरफ से साधा जा रहा है। बड़ी खबर आपको राजधानी पटना से बता रहे हैं, जहां नीतीश कुमार को झूले लाल आरजेडी की तरफ से बताया गया है और जेडीयू ने बताया है कि ये भगवान का अपमान है। और अब जेडीयू की तरफ से पलटवार भी किया गया। देखिए, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां भगवान झूलेलाल राजद को सद्बुद्धि प्रदान करे, ये जेडीयू की तरफ से एक पोस्ट किया गया और जो पोस्ट आरजेडी की तरफ से किया गया था उस पर जेडीयू ने निशाना साधा है। और बाबा बागेश्वर के नाम से प्रसिद्ध धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज पहली बार मुजफ्फरपुर आ रहे हैं। मुजफ्फरपुर सेवा संस्थान के अनुसार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पताही में कथा वाचन करेंगे। वहीं 21 मई को वापस लौटेंगे। 19 से 28 मई तक पताही के राधानगर चौरसमा में विष्णु महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है और इस महायज्ञ में वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य 23 से 27 मई तक कथा वाचन करेंगे। बाबा बागेश्वर के आगमन को लेकर के तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। एसएसपी कुल तैयारियों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो देखिए, बाबा बागेश्वर आ रहे हैं और बाबा बागेश्वर के आने को लेकर के तैयारी पूरी कर ली जा चुकी है। लोगों में खास उत्साह नजर आ रहा है। मुजफ्फरपुर से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पताही के राधानगर
चौसीमा में विष्णु महायज्ञ किया जाएगा। 19 से 28 मई तक विष्णु महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बाबा बागेश्वर आ रहे हैं। देखिए, बाबा बागेश्वर आने वाले हैं और बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज मुजफ्फरपुर आ रहे हैं। पताही राधा नगर चौसीमा में बाबा शाम 6 बजे से हनुमंत कथा करेंगे। बाबा के आगमन को लेकर के तैयारी पूरी हो चुकी है। जिला प्रशासन, पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। आज दोपहर के बाद बाबा दरभंगा एयरपोर्ट आएंगे, वहां से बाई रोड वो मुजफ्फरपुर आएंगे और बाबा के कारकेट में सैकड़ों गाड़ी रहने की संभावना भी है। अब ऐसे में इसको लेकर के विशेष प्लान बनाए गए हैं। ट्रैफिक डीएसपी ने ये कहा कि शहर के ट्रैफिक व्यवस्था में थोड़े बदलाव रहेंगे। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ। बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के मुजफ्फरपुर आगमन को लेकर मुजफ्फरपुर के ट्रैफिक प्लान भी विशेष रूप से बनाए गए हैं, क्योंकि बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है वह दरभंगा एयरपोर्ट पे आएंगे, फिर वहां से बाई रोड मुजफ्फरपुर पहुंचेंगे। तो ऐसे में सैकड़ों गाड़ियों का काफिला उनके कारकेट में होंगी। तो ऐसे में विशेष प्लान बनाए गए हैं, ट्रैफिक प्लान बनाए गए हैं, जिसको लेकर खुद डीएसपी, जो ट्रैफिक के डीएसपी नीलाभ कृष्ण है, वह मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके अलावा कार्यक्रम स्थल की बात करें तो कार्यक्रम स्थल आप देखेंगे कि जो चौसीमा राधा नगर है, तो यहाँ पर यह न्यू फोरलेन के किनारे है, तो इसका विशेष ख्याल रखा गया है कि इस जगह पर किसी तरह से कोई परेशानी न हो, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियां जो है वो चलेंगी। तो इसको लेकर तमाम तरह के वॉलंटियर्स तो रहेंगे ही, साथ ही साथ ट्रैफिक के जवान भी मौजूद रहेंगे और इसके अलावा अतिरिक्त सुरक्षा बलों की भी यहाँ पर तैनाती की जाएगी। तमाम व्यवस्थाएं की गई है। पार्किंग को लेकर भी इधर की तरफ हम आपको तस्वीर दिखा दें, इधर की तरफ जो है वह आयोजन समिति की तरफ से पार्किंग की व्यवस्था की गई है। तो उम्मीद की जा रही है कि लाखों की संख्या में लोग पहुंचेंगे, जिसमें बाइक, 4 व्हीलर पहुंचेंगे। तो इसको लेकर विशेष व्यवस्थाएं की गई है। मुजफ्फरपुर के राधानगर चौसीमा पताही में बागेश्वर धाम वाले बाबा का आगमन हो रहा है। इसको लेकर तैयारी बीते कई दिनों से चल रही है। सुरक्षा बलों की तैनाती तो है ही, साथ ही साथ ट्रैफिक प्लान जो है वह भी विशेष रूप से बनाए गए हैं, क्योंकि बाबा जो है वह दरभंगा से बाई रोड मुजफ्फरपुर आएंगे, फिर मुजफ्फरपुर में मारीपुर में एक होटल में उनको रुकना है। तो इस दौरान शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर विशेष तैयारी की गई है। उसके बाद वह कार्यक्रम स्थल के लिए आएंगे, फिर देर रात वह होटल में रुकेंगे और फिर 21 मई को वह वापस रवाना हो जाएंगे। तो ऐसे में मुजफ्फरपुर में तैयारी पूरी है, ट्रैफिक व्यवस्थाएं भी जो है वह सुदृढ़ कर ली गई है। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से बाबा का आगमन होता है और फिर उस वक्त की स्थिति क्या कुछ होती है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर।